बस इस बात का सबर है कि मेरे अल्लाह को हर चीज की खबर है और इंसाफ होके रहेगा। स्वागत है आपका खास शो मठाधीश में, एक ऐसा मंच जहां हम उन चेहरों से नकाब हटाते हैं जिन्होंने अपराध की सीढ़ी को बनाया और राजनीति को सिंहासन। यहां हम सुनाते हैं वो कहानियां जो फाइलों में नहीं बल्कि पुलिस की चार्जशीट में, अदालत की तारीखों में और खौफ के सन्नाटों में दर्ज हैं। नमस्कार, मैं हूं अजित प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं हमारा नंबर 1 शो मठाधीश। इस एपिसोड में हम बात करेंगे उस बाहुबली का जिसका नाम कभी गलियों में डर बनकर गूंजता था, लेकिन वो सलाखों के पीछे पहुंच गया और वही नाम बाद में जनता के बीच नेताजी बनकर पेश किया गया। ये वो दौर था जब वोट से पहले गोली बोली जाती थी, यानी बैलेट नहीं बल्कि बुलेट से काम होता था। जब थाने में कानून नहीं बाहुबली का हुक्म चलता था और चुनाव जीतने के लिए जनता से नहीं बल्कि बंदूक से संवाद किया जाता था। जिस शख्स की बात आज हम अपने मठाधीश में कर रहे हैं उसके कदम पहले अपराध की पगडंडियों पर पड़े, फिर धीरे धीरे सत्ता की गलियारों तक पहुंच गए। हत्या हो, रंगदारी हो, जमीन पर कब्जे का मामला हो और खून से सनी सियासत हो, इन सब के बीच उसने खुद को बताया गरीबों का मसीहा और जनता का सेवक। मठाधीश में हम उसी कहानी को सामने लाएंगे जहां अपराध और राजनीति दोनों एक सिक्के के पहलू बन गए। आज के इस एपिसोड में हम बताएंगे कैसे एक बाहुबली की खौफ की कहानी आगे बढ़ी, बाहुबली के खौफ के साम्राज्य से सत्ता की कुर्सी तक के पूरे सफर को कैसे तय किया, इसको भी बताएंगे क्योंकि उसके नाम से आज भी उत्तर प्रदेश की राजनीति असहज हो जाती है और कैसे उसके अतीत के साए आज भी वर्तमान का पीछा कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ये कहानी एक ऐसे मठाधीश की है जिसकी गूंज आज भी अपराध और राजनीति दोनों में बखूबी सुनाई देती है। सियासत सिर्फ चुनाव नहीं होती, वो यादाश्त होती है, वो डर होती है और कई बार वो विरासत बन जाती है। कानपुर की राजनीति में कुछ नाम ऐसे हैं जो पोस्टरों से पहले लोगों की जुबान पर चढ़ जाते हैं और उन्हीं नामों में से एक नाम है इरफान सोलंकी। सोलंकी की ये कहानी किसी एक चुनाव की नहीं है, ये कहानी एक ऐसे राजनीतिक नस्ल की जो समय के साथ मजबूत होती चली गई। 5 जून 1979, अजमेर शरीफ, एक शहर, एक तारीख और एक ऐसा जन्म जिसके साथ राजनीति की भविष्य खामोशी से जुड़ चुकी थी। इरफान सोलंकी नाम था जिसके लिए सियासत सीखी नहीं गई, जी गई। उनके पिता हाजी मुश्ताक सोलंकी समाजवादी पार्टी का वो चेहरा जिसने कानपुर की राजनीति में संगठन और असर दोनों छोड़े। और फिर क्या था, पिता के इंतकाल के बाद 2007 में इरफान सोलंकी ने आर्यनगर की सियासी जमीन पर अपना पहला कदम रखा। यह कदम सिर्फ एक एंट्री नहीं था, यह ऐलान था कि सोलंकी नाम अभी भी जिंदा है। जो लोग ये समझ रहे थे कि अब कहानी खत्म है, उन्हें शायद पता नहीं था कहानी अब शुरू हो रही है और पूरी ताकत के साथ। इसके बाद एक चुनाव, फिर दूसरा चुनाव, फिर तीसरा चुनाव, 3 बार विधायक बनना किसी लहर का नतीजा नहीं था। ये उस सियासी किले की पहचान थी जिसे सोलंकी परिवार ने संगठन, पकड़ और जमीनी रिश्तों से मजबूत किया था। कानपुर कोई आसान जगह भी नहीं है। कानपुर की सड़कों पर जब चुनावी शोर गूंजने लगता तो एक नाम खामोशी से सब पे भारी पड़ जाता था। लेकिन राजनीति में विरासत जितनी बड़ी होती है, इम्तिहान भी उतने बड़े और सख्त होते हैं। मठाधीश में आज हम उसी मोड़ की बात करेंगे जहां सियासत, परिवार और भविष्य तीनों आमने सामने खड़े हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ कहानियां समय के साथ खत्म नहीं होती हैं, बल्कि वो नई कहानियां बनती जाती हैं। वो बस नए चेहरों के साथ लौट कर आती हैं आपके सामने। इतिहास गवाह है कि इमारतें ढह सकती हैं, लेकिन जड़ें कभी नहीं सूखती। 5 जून 1979,
अजमेर की फिजाओं में एक बच्चे की पहली किलकारी गूंजी, नाम रखा गया इरफान सोलंकी। विरासत में मिली थी हाजी मुश्ताक सोलंकी की वो सियासी विरासत जो कानपुर के सीसामऊ और आर्यन नगर की मिट्टी में रची बसी थी। 2007 में जब पहली बार विधानसभा की सीढ़ियां चढ़ी तो लगा कि ये सफर जीत का है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, लगातार 3 बार जनता ने उन्हें अपना सिरमौर बनाया। वो सिर्फ एक विधायक नहीं बल्कि कानपुर की सपा राजनीति के वो ध्रुव तारा बन गए जिनके इर्द गिर्द सत्ता की धूरी घूमती थी। लेकिन वक्त कब करवट बदल ले कोई नहीं जानता। वो हाथ जो कभी जनता का अभिवादन करते थे उन पर कानूनी बेड़ियां कस गई। सत्ता का गलियारा अचानक जेल की तंग काल कोठरी में तब्दील हो गया। एक आगजनी का मामला, दर्जनों मुकदमे और फिर वो फैसला जिसने एक झटके में विधायकी का ताज छीन लिया। विरोधियों ने जश्न मनाया, राजनीतिक पंडितों ने सोलंकी युग के अंत की भविष्यवाणी कर दी। सीसामऊ की गलियों में सन्नाटा था, लेकिन वो सन्नाटा हार का नहीं बल्कि आने वाले एक बड़े तूफान की आहट थी। जब घर का मुखिया सलाखों के पीछे था तब 2003 में बहू बनकर आई नसीम सोलंकी ने घूंघट की ओट से निकलकर राजनीति के रणक्षेत्र में कदम रख दिया। 2024 का उपचुनाव महज एक सीट का उपचुनाव नहीं था, वो एक परिवार के वजूद और उसकी आन बान शान की अग्नि परीक्षा थी। नसीम ने कागज के पर्चे नहीं बल्कि अपनी आंखों के आंसू और न्याय की उम्मीद जनता के सामने रखी और फिर हुआ वो चमत्कार। सीसामऊ ने एक बार फिर अपने सोलंकी को चुना, चेहरा बदला लेकिन विश्वास वही रहा। नसीम की जीत ने ये पैगाम लिख दिया कि सोलंकी परिवार का किला कागजों से नहीं बल्कि लोगों के दिलों से बना है। इरफान सोलंकी समाजवादी पार्टी से थे और विधायक भी रहे और मैं कानपुर में रहा हूँ। तो उस समय उनकी जो गतिविधियाँ थी, हम ये कहें कि दबंग अपराधी या डकैत या किडनैपर इस तरह की उनकी जो है छवि रही हो, ऐसा नहीं था। लेकिन ये था कि थोड़ी सी उनकी उद्दंडता की शिकायतें थी वहाँ पे उस समय। कई मामले ऐसे आए जिसमें वो किसी लेडी सीनियर ऑफिसर थी, उनके कमरे में जाकर के घुस करके तोड़फोड़ करने लगे और उनसे अभद्रता करने लगे। उसमें मुकदमे कायम हुए, उसमें जेल गए। तो थोड़ा सा जो एक उद्दंडता वाली बात है वो थी और वो संभवतः हो सकता है कि जो जब वो सत्ता पक्ष में थे तो उस समय जैसा एक ट्रेंड था तो उस ट्रेंड में जो है उसकी वजह से वो करते रहे हों। लेकिन जहाँ तक मैं ये बात कहूँ कि जैसे होता है ना, एक होते क्रिमिनल होते हैं कि जो डकैती और चोरी और या हत्या या इस तरह की वारदातों में एक गैंग के तौर पे बना करके, ऐसा तो मेरी जानकारी में उस समय नहीं आया था। बात थी यही कि उनका जो एक कुछ शंखलता वाला जो भाव होता है, जैसे उस तरह की उनकी छवि थी। सियासत सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं होता, ये उन दुआओं का असर होता है जो दरगाह की चौखट से शुरू होकर जनता की दहलीज पर खत्म होती हैं। साल 1979 में अजमेर की मिट्टी में जो बीज बोया गया वो कानपुर की गलियों में एक ऐसा बरगद बना जिसकी छाया में हाजी मुश्ताक ने मोहब्बत की राजनीति का पाठ पढ़ाया। इमरान ने उसी विरासत को सिर्फ संभाला नहीं बल्कि सीसामऊ को एक ऐसी अभेद रियासत में तब्दील कर दिया जहां दिल्ली और लखनऊ की लहरें भी अपना रास्ता बदल लेती थी, क्योंकि यहां इरफान सोलंकी का रास्ता। किस्मत की लकीरें अक्सर सड़कों पर नहीं जज्बातों पर लिखी जाती हैं। कहानी शुरू होती है 1979 में अजमेर की पवित्र फिजाओं से, जहां इरफान सोलंकी ने पहली सांस ले ली थी। लेकिन उनकी रूह में बसी थी औद्योगिक नगरी कानपुर। कानपुर की वो मिट्टी जिसे उनके पिता हाजी मुश्ताक सोलंकी ने अपनी मोहब्बत और रसूख से सींचा था। 1990 के दशक में जब हाजी साहब आर्यनगर के सुल्तान बने तो उन्होंने सोचा कि आगे क्या होगा। उन्होंने सियासत नहीं, रिश्ते कमाए। 2006 में उनके इंतकाल के बाद जब विरासत का बोझ इरफान के कंधों पर आया तो दुनिया ने देखा मसाल सिर्फ हाथ बदलती थी, आग वही पुरानी थी। लगातार 3 जीतें, 3 दशक का रसूख और सीसामऊ का वो किला जिसे हिला पाना नामुमकिन लगने लगा था।
सियासत की इबारत अक्सर दफ्तरों में लिखी जाती है, लेकिन सोलंकी साम्राज्य की कहानी खुद की चौखट और आवामों की दुआओं के बीच बुनी गई। 1979 अजमेर की वो पवित्र मिट्टी जहां इरफान सोलंकी ने पहली सांस ली, मानो वहीं तय हो गया था कि ये शख्स सिर्फ राज नहीं करेगा बल्कि दिलों को जोड़ेगा। उनकी रूह में कानपुर की वो सौंधी खुशबू रची बसी थी जिसे उनके वालिद हाजी मुश्ताक सोलंकी ने अपने खून पसीने और मोहब्बत की राजनीति से एक विशाल बरगद बना लिया था। 90 के दशक में जब हाजी साहब आर्य नगर के सुल्तान बने तो उन्होंने वोट नहीं वजूद कमाया, उन्होंने सिखाया कि सत्ता झुकती है अगर सेवा में ईमानदारी हो। 2006 में जब हाजी साहब का साया सिर से उठा तो कानपुर की गलियों में सन्नाटा पसर गया। सवाल था कि क्या वो मशाल बुझ जाएगी, लेकिन दुनिया ने देखा कि मशाल सिर्फ हाथ बदली थी, आग वही पुरानी थी। इरफान सोलंकी ने विरासत के उस भारी बोझ को अपने मजबूत कंधों पर उठाया और सीसामऊ को एक ऐसी अभेद रियासत में बदल दिया जहां दिल्ली का शोर और लखनऊ की लहरें भी पहुंचकर अपना रास्ता बदल लेती थी। लगातार 3 जीत, कोई इत्तेफाक नहीं, वो गवाही थी उस सोलंकी ब्रांड की जिसने सियासत को रिश्तेदारी में तब्दील कर दिया था। मगर कहते हैं ग्रहण सबसे चमकदार सूरज को ही लगता है। 2022 की जीत का गुलाल अभी हवा में थमा ही था कि विवादों का एक काला चक्रवात शुरू हो गया। वो हाथ जो कभी दुआओं के लिए उठते थे उन पर मुकदमों की बेड़ियां कस गई। गैंगस्टर का वो दाग और 7 साल की वो सजा जिसने सदन की आवाज को जेल की काल कोठरी में कैद कर दिया। विरोधियों ने समझा कि चिराग बुझ गया, लेकिन वो भूल गए थे कि कुछ चिराग तूफानों में ही सबसे ज्यादा रोशन होते हैं। सलाखों के पीछे इरफान बेबस थे, पर बाहर उनकी साख की आग आज भी सीसामऊ के चूल्हों में धधक रही थी। यद्यपि जो है वो मुझे पता लगा है कि वो कई साल चुनाव में 2007 में जीते। जब मैं 7 में तो विधायक थे जब मैं वहाँ पर DIG SSP था। 12 में जो चुनाव हुआ था उसमें वो समाजवादी पार्टी की तरफ से जीते थे, और उसके बाद मुझे पता लगा कि नहीं 17 में भी जीते थे। और फिर उसके बाद जो है वो उनकी पत्नी वो उनके विधायकी छिन गई, क्योंकि उनके खिलाफ मुकदमे पंजीकृत हुए। उनके खिलाफ जो मुकदमे पंजीकृत हुए उसके बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन मैं देख रहा था कि गैंगस्टर, आगजनी, रंगदारी के मुकदमे हैं। एक प्रकरण के बारे में मुझे ज़रूर याद है, समाचार पत्रों के माध्यम से पता लगा था कि जैसे विधायक होता है, विधायक के पास लोग तरह तरह के लोग जाते हैं और जाकर के अपनी जो बातें हैं उनसे कहते हैं, और उनको किसी तरह का फेवर चाहिए था, किसी में वेरिफिकेशन चाहिए था। उसका आधार के लिए रहा हो, घर के लिए रहा हो, किसी बात के लिए जो वेरिफिकेशन था उसमें उन्होंने बिना वेरीफाई कराए, एक होता है कि कोई साथ में ले आया है, पार्षद जी लाए हैं, कोई अपनी पार्टी कोई आदमी लाया, उन्होंने कहा सर इसको जानते हैं, बड़ा अच्छा आदमी है, उन्होंने वेरीफाई कर दिया, लेकिन वो जो था वो सही वेरिफिकेशन नहीं था, उसका पता नहीं लग पाया। बाद मालूम पड़ा कि वो कोई जिसे कहते हैं उस तरह के संदिग्ध किस्म का व्यक्ति था। कहते हैं सत्ता की राह आसान नहीं होती, सत्ता की राह हमेशा गुलाबों से नहीं सजती। जिस सियासत में तालियां बजती हैं उसी सियासत में एक दिन खामोशी भी उभर कर सामने आती है। वक्त बदला और 2002 के बाद इरफान सोलंकी की कहानी तेज रफ्तार से ढलान की ओर बढ़ने लगी। विवाद, आरोप और आरोपों के पीछे कानून की सख्त निगाह, आगजनी और रंगदारी जैसे गंभीर इल्जामों ने उस नेता को घेर लिया जिसने कभी कानपुर की सियासत का अपराजेय चेहरा माना जाता था, यानी अपराजित चेहरा माना जाता था, जिस नाम से कभी विरोधी सतर्क हो जाते थे। अब वही नाम अदालत की पुकार में गूंजने लगा, यानी कानून का पहरा सख्त हो गया और इरफान सोलंकी की घेराबंदी शुरू हो गई। और फिर आया वो दिन जब सियासत सलाखों के पीछे सिमट गई, इरफान सोलंकी जेल पहुंच गए और उसी के साथ उनका राजनीतिक भविष्य एक बड़े सवालों के घेरे में आ गया। कोर्ट के फैसले ने सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, पूरी सियासी विरासत को झटका दिया। विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई, यानी इरफान सोलंकी की विधायकी चली गई। जिस सीसामऊ सीट को सोलंकी परिवार का अभेद किला कहा जाता था, वो किला पहली बार खामोश हो गया। विरोधियों को लगा कि अब खेल खत्म हो चुका है इरफान सोलंकी का और अब एक युग का पटाक्षेप तय है। कानपुर की राजनीति में सोलंकी नाम मिटने वाला है। जेल की ऊंची दीवारों के पीछे इरफान सोलंकी बेबस थे और बाहर उनके समर्थकों की आंखों में सवाल ही सवाल थे। क्या यही अंत है?
क्या विरासत यहीं दम तोड़ देगी? लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत इतनी सीधी नहीं होती। यहां हर सन्नाटे के भीतर एक चाल छुपी होती है, वो भी सियासी शतरंज की। हर खाली कुर्सी एक नई कहानी को न्योता देती है। मठाधीश में आगे देखिए कैसे सियासत ने परिवार का सहारा लिया, कैसे एक नाम गया और दूसरा नाम उसी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए मैदान में उतरा। किस्मत का लिखा कोई टाल नहीं सकता। न अजमेर की वो गलियां जहां इरफान ने पहली सांस ली और न कानपुर की वो सियासत जहां उन्होंने अपना साम्राज्य खड़ा किया। 5 जून 1979 को जो सफर शुरू हुआ वो सिर्फ हाजी मुश्ताक सोलंकी के बेटे का नाम आगे बढ़ाने का नहीं था, बल्कि खुद को साबित करने का था। 2007 में जब पहली बार आर्य नगर की जनता ने उन्हें सिर आंखों पर बिठाया तो कानपुर ने देखा एक ऐसा नेता जिसके पास विरासत की चमक भी थी और जमीन की पकड़ भी। लगातार 3 जीत को इत्तेफाक नहीं थी, वो गवाही थी उस सोलंकी ब्रांड की जिसने सीसामऊ को अपना अभेद दुर्ग बना लिया था। लेकिन सत्ता का सूरज जब ढलने पर आता है तो परछाइयां भी डराने लगती हैं। 2022 के बाद वक्त ने ऐसी करवट ली कि रैलियों का शोर मुकदमों की फाइल में तब गया। आगजनी, रंगदारी और आरोपों की ऐसी बौछार हुई कि विधायक का रुतबा सलाखों के पीछे कैद हो गया। जिस विधानसभा में उनकी आवाज गूंजती थी वहां से उनकी सदस्यता का पत्ता कट गया। विरोधियों ने मान लिया कि सोलंकी युग का सूर्यास्त हो चुका है। सन्नाटा ऐसा था कि लगा जैसे कानपुर की सियासत से खानदान का नामो निशान मिट जाएगा। जेल की दीवारें इरफान को देख रही थी और बाहर मायूस समर्थक अपनी तकदीर को। मगर सियासत के शतरंज पर अभी सबसे बड़ा दांव बाकी था। जब किला ढहने लगा तो घर की दहलीज से एक ऐसी आवाज उठी जिसने हार को जीत में बदल दिया। नसीम सोलंकी, जो 2003 में बहू बनकर आई, 2024 में वो कानपुर की रणचंडी बनकर उभरी। ये चुनाव वोटों का नहीं, वजूद का था। एक तरफ पूरी सरकारी मशीनरी थी और दूसरी तरफ नसीम की वो सिसकियां जिनमें इंसाफ की तड़प थी। 2024 के चुनाव ने इतिहास को दोहरा दिया। नसीम ने न सिर्फ जीत दर्ज की बल्कि साबित कर दिया कि सोलंकी परिवार की जड़ें किसी सरकारी कागज से नहीं बल्कि जनता की रगों से जुड़ी है। चेहरा बदला है, कमान बदली है, लेकिन सीसामऊ के सिंहासन पर आज भी सोलंकी नाम का परचम शान से लहरा रहा है। हम लोग तो चूंकि पुलिस में थे, मैं वहाँ पे डीआईजी एसएसपी था, तो मुझसे तो बड़ी सौम्यता से, बड़े अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से मिलते थे। और मैं समझता हूँ लगभग सभी अधिकारियों के साथ जो है वो व्यवहार उनका इतना ऐसा नहीं था कि दंडता वाला और ख़राब रहा हो। एक उदाहरण था जिसमें वो बहुत देर तक बाहर इंतजार करते रहे। अंदर मीटिंग हो रही थी, ऑफिसर मीटिंग कर रही थी और उसमें एज विधायक वो बाहर देर तक इंतजार करते रहे, तो उनके सब्र का बांध टूट गया है, जो भी हुआ। और वो जो है अंदर से जो घमंड है, अहंकार है, वो जो सत्ता का जो एक तरीके से हनक है, हालांकि सत्ता उस समय संभवतः उनकी नहीं थी। कहते हैं जब विरासत पर हमला होता है तो इतिहास घर की देहरी से उठकर खुद मैदान में उतर आता है, और यही हुआ सोलंकी परिवार के साथ। जिस दौर में सत्ता हाथ से फिसल चुकी थी, जिस वक्त आरोपों की आंधी हर नाम को ढक लेना चाहती थी, उसी वक्त एक औरत खामोशी से सियासत के सबसे कठिन इम्तिहान में उतरी। नसीम सोलंकी, यानी 2003 में जो एक घर की जिम्मेदारी थी वो 2004 में पूरे परिवार की ढाल बन गई। जब कहा जा रहा था कि यह चुनाव सिर्फ औपचारिकता है, कि हार से पहले लिखी जा चुकी है, कि सोलंकी नाम अब इतिहास बनने वाला है, उसी दौर में घर में रहने वाली एक महिला ने कमान संभाल ली। तभी घर की चारदीवारी टूटी और नसीम सीसामऊ की गलियों में निकल पड़ी। ना उनके पास कोई राजनीतिक भाफड़ थे, ना रणनीतियों का शोर था। उनके पास था एक भरोसा, एक टूटता हुआ परिवार और जनता से एक सीधा सवाल कि अगर अपनों के साथ भी इंसाफ ना हो तो सियासत किस काम की। उपचुनाव 2024 सिर्फ वोटों की गिनती नहीं था, यह सम्मान और अस्तित्व का फैसला था। जब नसीम की आंखों की नमी सीसामऊ की जनता की जज्बातों में मिली तो वो चुनाव लहर नहीं बना, वो सैलाब बन गया। कहते हैं कि दवाओं से ज्यादा दुआओं में असर होता, और नसीम ने उसी का सहारा लिया। एक ऐसा सैलाब जिसने कागजों पर बने सारे गणित बहा दिए। ईवीएम का हर बटन सिर्फ एक वोट नहीं था, वो एक परिवार के साथ खड़े होने की शपथ थी। और जब नतीजे आए
तो सिर्फ एक शानदार जीत नहीं थी, वो एक ऐलान था। सोलंकी परिवार का किला अब भी खड़ा है, उतना ही मजबूत, उतना ही अभेद जितना हाजी मुश्ताक सोलंकी के दौर में माना जाता था। इतिहास कभी कोरे कागज पर नहीं लिखा जाता, वो लिखा जाता है वक्त की उन थपेड़ों से जो पत्थरों को भी मोम कर देती है। 5 जून 1979 अजमेर की फिजाओं ने एक बच्चे को अपनी गोद में लिया था। नाम था इरफान सोलंकी। विरासत में हाजी मुश्ताक सोलंकी का वो सियासी खत मिला जो कानपुर की फिजाओं में किसी बरगद की तरह गहरा था। 2007 में जब इरफान ने पहली बार विधानसभा की दहलीज पर कदम रखा तो वो सिर्फ एक चुनाव नहीं था, वो एक ब्रांड का उदय था। वो सोलंकी ब्रांड जिसने आर्यनगर से लेकर सीसामऊ तक अपनी जीत की इबारत को 3 बार दोहराया। लोग आते गए, लहरें बदलती गई, लेकिन सोलंकी का किला अपनी जगह अडिग रहा। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जिस शख्स के एक इशारे पर कानपुर थम जाता था, उसके कदमों में मुकदमों की जंजीरें डाल दी गई। 2022 के बाद का मंजर किसी डरावने ख्वाब जैसा था। आगजनी के आरोप, कोर्ट की तारीखें और फिर वो फैसला जिसने एक झटके में एक विधायक की पहचान छीन ली। सीसामऊ की वो सीट जिसे सोलंकी परिवार का जेब कहा जाता था, रातों रात अनाथ हो गई। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं आम थी कि अब सोलंकी युग की किताब बंद हो चुकी है। इरफान सलाखों के पीछे बेबस थे और बाहर उनके समर्थकों की उम्मीदें दम तोड़ रही थी। लेकिन जब अंधेरा सबसे गहरा होता है तभी भोर की पहली किरण फूटती है। 2003 में नसीम सोलंकी ने तब मोर्चा संभाला जब हार का साया सिर पर था। उन्होंने चूल्हा चौका नहीं छोड़ा, बल्कि अपने घर की आबरू की खातिर सियासत के सबसे खूंखार दंगल में कदम रखा। 2024 का उपचुनाव कोई सियासी दंगल नहीं था, वो एक परिवार के सम्मान की अग्नि परीक्षा थी। नसीम ने वोट नहीं, अपनी चूड़ियों का मान और अपने बच्चों के हक की दुहाई मांगी। और फिर सीसामऊ की जनता ने वो कर दिखाया जिसे चमत्कार कहते हैं। आंसू के सैलाब ने विरोधियों के सारे समीकरण बहा दिए। नसीम की जीत ने यह पैगाम लिख दिया कि किले ढह सकते हैं, लेकिन रसूख मरते नहीं। चेहरा बदला है, कमान बदली है, लेकिन सीसामऊ की तकदीर पर आज भी सोलंकी नाम का सिक्का ही चलता है। हाजी मुश्ताक सोलंकी कानपुर का एक जाना पहचान नाम रहा है राजनीति में, और वो बहुत फक्कड़ थे। वो जो उनके दिल में होता था वही जुबां पे होता था। और एक समय वो फुल टाइम पॉलिटिशियन थे, हमेशा जनता के बीच में रहते थे। वो चुनाव तो आर्यनगर विधानसभा क्षेत्र से लड़ते थे और वहीं से विधायक भी हुए, लेकिन पूरे कानपुर में वो विचरण करते रहते थे। और सबसे बड़ी बात हमने उनका पहलू ये देखा, इंसानियत। कानपुर की राजनीति के आसमान पर कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ नेताओं के बीच नहीं बल्कि जनता की यादों में भी चमकते हैं। 1990 के दशक में जब समाजवादी पार्टी का झंडा कानपुर की गलियों में लहराने लगा, तब उभरा एक नाम, हाजी मुश्ताक सोलंकी। आरनगर सीट से विधायक बने हाजी मुश्ताक सोलंकी वो केवल नेता नहीं थे, वे शख्स थे जिसके कदम जहां पड़ते थे वहां पर भरोसा, सम्मान और एक अलग सियासी छवि बन जाती थी। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके दिलों में उनके लिए समान श्रद्धा थी, समान सम्मान था। उनकी लोकप्रियता सिर्फ चुनावी तालियों में नहीं दिखती थी, बल्कि जनता से उनके रिश्तों में भी बसी थी, जो साफ साफ दिखाई देती थी। लेकिन 2006 में वक्त ने अपना फैसला सुना दिया। हाजी का इंतकाल हो गया और कानपुर की सियासत में एक खालीपन दिखने लगा, एक चुप्पी छा गई, क्योंकि जनता के बीच से उनका नेता चला गया था। लेकिन कहते हैं कि विरासत कभी खत्म नहीं होती अगर विरासत संभालने वाला हो। वह बस अपने अगले वारिस का इंतजार करती है, और उस विरासत को संभाला इरफान सोलंकी ने। हाजी मुश्ताक के बड़े बेटे हैं इरफान सोलंकी। पिता की छाया में पले बढ़े इरफान ने राजनीति का सबक सिर्फ देखा नहीं, बल्कि उसने जीना शुरू किया। 2007 में उन्होंने आर्यनगर सीट से कदम रखा। कानपुर की गलियों से लेकर विधानसभा तक उनके कदमों की आहट सोलंकी नाम की ताकत की गवाही देने लगी। इरफान सोलंकी एक बार नहीं 3 बार लगातार विधायक बने। 3 बार विधायक बनना सिर्फ जीत नहीं थी, यह कहानी थी एक परिवार की मेहनत का, जनता के प्रति विश्वास का और सियासी पकड़ की। लेकिन राजनीति सिर्फ विरासत और नाम पर नहीं टिकती। हर ऊंचाई के साथ एक चुनौती सामने आती है। हर किले के पीछे सफलता की कीमत होती है। मठाधीश में आज हम आपको इसी सोलंकी परिवार की कहानी दिखाएंगे, किस तरह पिता का नाम बेटी की कोशिशों से कानपुर की राजनीति का नया अध्याय बन गया, और वो नाम था इरफान सोलंकी।
90 का वो दौर जब कानपुर की सड़कों पर धुआं था और सियासत के दस्तरखान पर बड़े बड़े सुरमाओं की किस्मत लिखी जा रही थी। उसी शोर के बीच एक शांत लेकिन बुलंद शख्सियत उभरी, हाजी मुश्ताक सोलंकी। आर्य नगर की गलियों से विधानसभा के गलियारों तक हाजी साहब ने जो लकीर खींची वो मजहब की नहीं, मोहब्बत की थी। वो ऐसे नेता थे जिनकी महफिल में तिलक और टोपी एक ही बेंच पर बैठते थे। 2006 में जब हाजी का इंतकाल हुआ तो पूरा कानपुर रोया था, लेकिन उनकी विरासत अनाथ नहीं हुई। मशाल बुझने से पहले वो अपने बड़े बेटे इरफान सोलंकी के हाथों में वो आग सौंप चुके थे। बाप का नाम और बेटे का काम। इरफान सोलंकी ने 2 दशकों तक कानपुर की सत्ता पर वो हुकूमत की जिसे हिला पाना नामुमकिन था। हैट्रिक पर हैट्रिक और समर्थकों का ऐसा हुजूम कि विरोधियों के पसीने छूट जाए, लेकिन वक्त का पहिया घूमा और सियासी फिजाओं में मुकदमे का जहर घुल गया। जो हाथ जनता की सेवा में उठते थे उन पर जंजीरें कस गई, सदस्यता गई, जेल की काल कोठरी मिली और एक पल को लगा कि हाजी का बनाया वो आलिशान किला खंडहर में तब्दील हो जाएगा। जेल की सलाखों के पीछे से बेबस इरफान ने शायद खुद भी सोचा होगा कि क्या ये अंत है, मगर जहां दुनिया अंत देखती है वहां से सोलंकी परिवार ने एक नई इब्तिदा की। 2003 में घर की बहू बनकर आई नसीम सोलंकी ने अपनी चूड़ियों की खनक को क्रांति की आवाज में बदल दिया। उपचुनाव 2024 महज एक वोटिंग नहीं थी, वो एक खानदान के सम्मान की लड़ाई थी। नसीम ने राजनीति नहीं सीखी थी, लेकिन उन्होंने दर्द को अपना हथियार बनाया और जब नतीजे आए तो कानपुर का आसमान सपा के नारों से गूंज उठा। नसीम की जीत ने यह पैगाम दिया कि शेर को जंजीरों में बांधा जा सकता है, लेकिन उसकी सल्तनत को मिटाया नहीं जा सकता। आज सीसामऊ की दहलीज पर खड़ी नसीम सोलंकी चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, विरासत थमी नहीं है, विरासत तो अब शुरू हुई है। मुझे अच्छी तरह से याद है, अक्सर हमको वो पोस्टमार्टम हाउस में मिल जाते थे। मैं उनसे पूछता था यहाँ कैसे, तो वहाँ वो देखते थे कि कोई असहाय है, किसी के इंतजाम नहीं हो पा रहा है अंत्येष्टि का, और बगैर इसके कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं था। अगर वो असहाय है, बेसहारा है, तो उसकी अंत्येष्टि का पूरा इंतजाम हाजी मुश्ताक सोलंकी करते थे। कानपुर की राजनीति ये सिर्फ वोट और सीट का खेल नहीं है, ये विश्वास, विरासत और जज्बातों का रणक्षेत्र है। 2017 की प्रचंड मोदी लहर और पूरा उत्तर प्रदेश बीजेपी के नाम था। सिर्फ नामों का दबदबा था, लेकिन इरफान सोलंकी ने सबको चौंका दिया था। बीजेपी के मजबूत चेहरे सुरेश अवस्थी को हराकर इरफान ने यह दिखा दिया कि कानपुर में सोलंकी नाम अभी भी ध्रुव बना हुआ है और जनता के बीच पकड़ है। और फिर 2022 का मोड़। कभी कमजोर लगने वाले इरफान ने 12,000 मतों के अंतर से सलील बिश्नोई को मात देकर सियासत के समीकरण को हिला दिया, तोड़ दिया। बीजेपी ने तो रणनीति बदल बदल कर 2012 से लगातार कोशिश की। पहले ब्राह्मण, दलित, सिंधी और पंजाबी मतदाताओं को जोड़कर सीसामऊ और आर्यनगर फतह करने की, लेकिन 2012 और 2017 में ब्राह्मण प्रत्याशी उतारे गए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। 2022 में बदलाव कर सलील बिश्नोई को मैदान में उतारा गया। लेकिन राजनीति सिर्फ टिकट और रोड शो से नहीं होता। सीसामऊ की जनता ने यह साफ तौर पर साबित कर दिया और बता दिया था कि सिर्फ नाम, केवल स्टार, पावर या बड़े नेताओं की मौजूदगी काफी नहीं होती। बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी टकराव हुआ। ब्राह्मण मतदाताओं ने वैश्य प्रत्याशी को पचा नहीं पाया। केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो भी यहां कुछ नहीं कर पाया। इरफान सोलंकी ने एक बार फिर कानपुर में यह साबित कर दिया सीसामऊ में कि किला मजबूत हो तो कोई भी तूफान उसे हिला नहीं सकता। वोट बैंक, जनता का भरोसा, परिवार की विरासत सोलंकी का असली हथियार साबित हुआ। यह सिर्फ जीत नहीं थी, ये थी एक परिवार की सम्मान और सत्ता की लड़ाई। ये थी कानपुर की राजनीति में सोलंकी नाम की अपराजेय ताकत की जबरदस्त याद दिलाने की। मठाधीश में हम आपको दिखाएंगे कैसे विरासत और जज्बातों ने बीजेपी की रणनीति, रोड शो और जाति समीकरण सबको मात दे दिया और सीसामऊ की कुर्सी पर सोलंकी परिवार के लिए सुरक्षित रखा और अपनी मोहर लगा दी। सियासत में जब लहर चलती है तो बड़े बड़े दरख्त उखड़ जाते हैं। 2017
में उत्तर प्रदेश की जमीन प्रचंड मोदी लहर से थर्रा रही थी, लेकिन कानपुर की सीसामऊ सीट पर इस तूफान की रफ्तार कुंद पड़ गई। बीजेपी ने सुरेश अवस्थी के जरिए ब्राह्मण कार्ड खेला, पूरी ताकत झोंकी, लेकिन इरफान सोलंकी उस चक्रव्यूह को तोड़कर बाहर निकल आए। वो दौर गवाह बना कि जब जड़ें गहरी हो तो लहरें भी टकरा कर वापस लौट जाती हैं। सीसामऊ की गलियों ने दिल्ली के शोर पर सोलंकी के भरोसे की मोहर लगा दी। 5 साल बाद 2022 में रण फिर सजा। इस बार बीजेपी ने अपनी बिसात बदली। आर्य नगर के मजबूत मोहरे सलील बिश्नोई को सीसामऊ के अखाड़े में उतारा। सिंधी, पंजाबी, दलित और ब्राह्मण, बीजेपी ने एक ऐसा सोशल इंजीनियरिंग का गुलदस्ता तैयार किया जो अभेद लग रहा था। ध्रुवीकरण अपनी चरम सीमा पर था। खुद देश के गृह मंत्री और सियासत के चाणक्य अमित शाह ने सड़कों पर उतरकर मोर्चा संभाला। रोड शो की चमक और दिल्ली की धमक ने माहौल को पूरी तरह बदल दिया था। लगा कि इस बार किला ढह जाएगा, मगर सियासत गणित से ज्यादा केमिस्ट्री का खेल है। बीजेपी ने चेहरा तो बदला, लेकिन कार्यकर्ताओं का दिल नहीं मिला सकी। आर्य नगर बनाम सीसामऊ के आंतरिक टकराव ने जमीनी आधार को हिला दिया। ब्राह्मण मतदाताओं ने एक वैश्य प्रत्याशी को अपनी विरासत सौंपने में हिचक दिखाई। नतीजा 12,000 वोटों का वो फासला जिसने बीजेपी की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। 2012 से शुरू हुआ हार का सिलसिला 2022 में भी नहीं थमा। अमित शाह का रोड शो भी उस साइलेंट वोटर को नहीं तोड़ सका जो चुपचाप सोलंकी के साथ खड़ा था। सियासत की दुनिया में चमक जितनी तेज होती है, उसके पीछे के साए उतने ही गहरे होते हैं। ये मैंने खुद ही देखा है। दूसरी चीज, मैं आर्य नगर क्षेत्र के तमाम लोग ऐसे थे जिनको वो जो बेसहारा थे, जो वंचित समाज के लोग थे, जिनको कोई सहारा नहीं था, ऐसे तमाम लोग थे जिनके लिए उन्होंने एक अपना राशन कार्ड बना रखा था। हर महीने उनके यहाँ राशन वो पहुँचाते थे। उस राशन कार्ड को वो इंसान लेके जाता था, उसमें उनको राशन मिलता था, उसकी एंट्री होती थी। ये बिल्कुल निःशुल्क करते थे। हाजी मुश्ताक सोलंकी इस मामले में अद्भुत थे। हाँ, बोलचाल की भाषा उनकी एकदम रफ थी। वो बहुत न लग्जरी आइटम वो थे और न ही उस तरीके की उनकी भाषा थी। भाषा उनकी एक आम कानपुरिया भाषा थी। कानपुर की राजनीति सिर्फ जीत और हार का खेल नहीं, ये संघर्ष, भरोसा, विरासत और विवादों का मैदान है। और जब हम इरफान सोलंकी की बात करते हैं तो उनके नाम के साथ हमेशा जुड़ा है विवादों का गहरा नाता। 2011 आईएएस अधिकारी रितु माहेश्वरी के साथ कथित दुर्व्यवहार का मामला भी सामने आया। सवाल उठा, क्या सियासत की चमक विवादों की आंधी में फीकी पड़ जाएगी? 2017 चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन का मामला, लेकिन इरफान ने दिखा दिया कि उनकी विवाद उनकी पकड़ को नहीं हिला सकते। वो मजबूती से अपनी जगह खड़े हैं और बीजेपी के मजबूत प्रत्याशी, ताकतवर प्रत्याशी सुरेश अवस्थी को हराकर एक बार फिर इरफान सोलंकी ने अपने नाम की ताकत को दोहरा दिया। फर्जी आधार कार्ड मामला, दिल्ली से मुंबई हवाई यात्रा में फर्जी पहचान पत्र का आरोप, कानपुर में ये नाम सवालों के साथ गूंजा, यह आरोप भी, लेकिन उनका असर अभी भी कायम था। डिफेंस कॉलोनी, आगजनी, प्रॉपर्टी विवाद में आरोपित, अदालत ने सुनाई 7 साल की सजा। जेल की ऊंची दीवारों के पीछे इरफान अब बेबस थे, लेकिन बाहर उनके समर्थक और जनता दोनों उनकी ताकत की प्रतीक्षा कर रहे थे कि आखिर इरफान कब बाहर आएंगे। जहां संकट बड़ा होता है, वहां नाम और विश्वास की ताकत और भी चमकती है। सियासत की दुनिया में चमक जितनी तेज होती है, उसके पीछे के साए भी उतने ही गहरे होते हैं। इरफान सोलंकी एक ऐसा नाम जिसने जीत का स्वाद तो चखा, लेकिन विवादों का जहर भी उनके पीछे पीछे चलता रहा। ये कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं, बल्कि रसूख और कानून के उस टकराव की है जिसने कानपुर की सियासत को कई बार दहलाया। साल 2011 में जब सत्ता की हनक एक आईएएस अधिकारी रितु माहेश्वरी से टकराई, तो पहली बार सोलंकी के तेवरों पर सवाल उठे। ये तो बस ट्रेलर था, क्योंकि आने वाले बरसों में विवादों की ऐसी फाइल खुलने वाली थी जिसे बंद करना नामुमकिन होने वाला था। वक्त की सुइयां 2017 से 2022 की तरफ बढ़ी और आरोपों का दायरा और भी संगीन होता गया। आचार संहिता का उल्लंघन तो महज एक छोटा दाग था। असली क्राइम थ्रिलर तब शुरू हुआ जब फर्जी पहचान का चिन्ह बाहर आया।
दिल्ली से मुंबई की हवाई यात्रा और हाथ में एक फर्जी आधार कार्ड कानून की नजरों में किसी हाई प्रोफाइल अपराधी जैसा पैंतरा था, लेकिन सबसे बड़ा प्रहार अभी बाकी था। डिफेंस कॉलोनी आगजनी, एक प्रॉपर्टी विवाद, जलता हुआ घर और उस पर लगे संगीन आरोप। इस एक मामले ने इरफान की सियासी बिसात को ऐसा उलझाया कि कोर्ट ने सीधे 7 साल की सजा सुनाकर उन्हें काल कोठरी के अंधेरे में धकेल दिया। 2022 की जीत का गुलाल अभी हवा में उड़ ही रहा था कि कानूनी शिकंजे ने इरफान की खुशियों पर ग्रहण लगा दिया। सदस्यता गई, रसूख दांव पर लगा और जेल की सलाखों ने उन्हें जनता से दूर कर दिया। लेकिन अब जब जेल से बाहर आने की सुगबुगाहट तेज हुई तो कानपुर की सड़कों पर सन्नाटा नहीं बल्कि एक अजीब सी बेचैनी थी। क्या बाहर आकर इरफान वही पुराना दबदबा हासिल कर पाएंगे? क्या विवादों से साया उनका पीछा छोड़ देगा? ये बात तो तय थी कि इरफान की वापसी के साथ ही कानपुर का सियासी पारा रेड जोन में पहुंचने वाला है। ये सिर्फ सत्ता का खेल नहीं, ये संघर्ष, शक्ति और विवादों का मैदान है। और जब नाम आता है इरफान सोलंकी तो इसके साथ जुड़ जाता है विवादों का गहरा, जटिल और कभी कभी खौफनाक रिश्ता। जी हां, 26 दिसंबर 2022 कानपुर के जाज मऊ थाने में एक एफआईआर दर्ज हुई, जिसने सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी। क्योंकि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं था। इरफान को गैंग लीडर बताया गया था, साथ ही उनके भाई रिजवान सोलंकी और सह-अभियुक्त इजराइल आटेवाला सभी को आरोपी बनाया गया था। आरोप यह था कि इरफान ने एक गैंग बनाकर काम किया है और कानपुर की जनता को डराया है, धमकाया है, धन और संपत्ति की उगाही की है। पुलिस के अनुसार जो उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे थे वो 2 दर्जन से ज्यादा थे, आपराधिक मामले इरफान के ऊपर। इरफान ने हार नहीं मानी, उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की। ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई रद्द करने की इरफान सोलंकी की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट से मांग की गई। इरफान सोलंकी का तर्क था कि गैंगस्टर एक्ट का मामला निराधार है, लेकिन अदालत ने उनकी दलीलों को स्वीकार नहीं किया। सियासत का यह नया मोड़ एक बार फिर साबित करता है कि कानपुर की राजनीति में हर जीत, हर नाम, कानून और विवाद के फलक पर भी तौलना पड़ता है, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर होता है और कानून समय समय पर अपना काम करता है। 2011 का मामला, 2017 का मामला, फर्जी आधार कार्ड का मामला, डिफेंस कॉलोनी में हुई आगजनी का मामला, हर घटना ने इरफान सोलंकी की कहानी में एक नया अध्याय जोड़ा। 7 साल की सजा, जेल की दीवारें, अदालत का निर्णय, ये सब सिर्फ कठिनाइयां नहीं, सियासत की असली परीक्षा थी। लेकिन यही राजनीति है। कहते हैं राजनीति में सब कुछ देखना पड़ता है, हर चीज का आपको सामना करना पड़ता है, जहां विवाद और मुकदमे भी कभी कभी सत्ता की पहचान की कसौटी बन जाते हैं। और अब जेल की ऊंची दीवारों से बाहर आते ही इरफान सोलंकी फिर से कानपुर की गलियों में गूंजने लगे हैं। सियासत की गलियों में जो नाम कभी हुकूमत का पर्याय था, 26 दिसंबर 2022 की एक सर्द रात को वो खाकी की फाइलों में गैंग लीडर बन गया। कानपुर का जाज मऊ थाना और तत्कालीन इंस्पेक्टर अशोक कुमार दुबे की वो कलम, जिसने इरफान सोलंकी की तकदीर पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 3(1) का गहरा दाग लगा दिया। आरोप सिर्फ एक विधायक पर नहीं था, आरोप था एक पूरे कुनबे पर, जिसमें भाई रिजवान और इजराइल आटेवाला जैसे नाम शामिल थे। पुलिस का दावा था कि ये सफेद पोश रसूख नहीं बल्कि एक संगठित गैंग है, जिसका मकसद सिर्फ दहशत के दम पर जमीनों की उगाही और दौलत का अंबार खड़ा करना है। जब जमीन पर रास्ते बंद हुए तो इरफान ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की ऊंची दीवारों पर दस्तक दी, गुहार लगाई, इंसाफ कीजिए हुजूर, ये मुकदमे निराधार हैं, ये ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही एक सियासी साजिश है। दलीलें तीखी थी, वकीलों की फौज तैनात थी, लेकिन कानून की देवी के सामने दलीलों की चमक फीकी पड़ गई। हाई कोर्ट ने साफ कह दिया, कार्रवाई रद्द नहीं होगी। अदालत के इस एक फैसले ने इरफान की कानूनी ढाल को भी तोड़ दिया। ट्रायल की आग अब सोलंकी परिवार के और करीब थी, जहां हर गवाही और हर सबूत एक नई मुसीबत की आहट दे रहा था। 2 दर्जन मुकदमे, ये सिर्फ कागज के पन्ने नहीं बल्कि वो काली स्याही है जिसने 3 बार के विधायक की साख को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा किया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक रसूख की आड़ में जनता को डराना, धमकाना और संपत्ति हड़पना इरफान के गैंग का दस्तूर बन चुका था। आज भले ही नसीम सोलंकी ने सीसामऊ की कमान संभाल ली हो, लेकिन अदालत के गलियारों में खड़ा गैंग लीडर का ये साया इरफान की वापसी की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। ये जंग अब जीत की नहीं, ये जंग अब वजूद और गुनाह के बीच की है। सत्ता जब सवालों में घिरती है तो सबसे पहले कानून की परछाई लंबी हो जाती है। इरफान सोलंकी की कहानी आज उसी परछाई के नीचे खड़ी है। एक वक्त था जब उनका नाम उनका मतदान केंद्रों पर गूंजता था,
आज वही नाम चार्जशीट, एफआईआर और कोर्ट ऑर्डर में दर्ज है। दिसंबर 2022 में जाजमऊ थाने से शुरू हुआ गैंगस्टर एक्ट का मामला आज भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। रिकॉर्ड कहता है गैंग का लीडर, उगाही के आरोप, डर और दबदबे का नेटवर्क। और इरफान सोलंकी कहते हैं ये सियासी बदले की कार्रवाई है। वो आरोप लगाते हैं सत्ता पर। यही टकराव इस कहानी को साधारण नहीं रहने देता। इस कहानी में एक अलग ट्विस्ट लाता है, क्योंकि जब मामला पहुंचा इलाहाबाद हाई कोर्ट तो उम्मीदें थी कि शायद कानून का पलड़ा उनकी तरफ झुक जाए, लेकिन जस्टिस समित गोपाल की बेंच ने किसी नाम को नहीं, किसी रसूख को नहीं, सिर्फ रिकॉर्ड को देखा। पुलिस रिकॉर्ड को, जो दर्ज था एफआईआर में, जो दर्ज था फाइलों में। और रिकॉर्ड ने राहत की गुंजाइश फिलहाल बंद कर दी। याचिका खारिज हो गई इरफान सोलंकी की। ट्रायल जारी रहा, यानी जेल के दरवाजे खुले जरूर, लेकिन कानूनी गलियारे अब भी बंद है। आज कानपुर पूछ रहा है, क्या इरफान सोलंकी एक बार फिर सियासत का चेहरा बनेंगे या फिर अदालतों की तारीखें उनकी पहचान तय करेंगी? क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतिहास सिर्फ चुनाव नहीं लिखते, कभी कभी फैसले कोर्ट रूम में भी लिखे जाते हैं। मठाधीश में हम किसी के पक्ष में नहीं, हम कहानी के हर पन्ने के साथ रहते हैं। वो पन्ना जो विरासत से शुरू होता है, जो विवादों से गुजरता है और अब कानून की मुहर का इंतजार कर रहा है कि आखिर कानून क्या कहता है। क्योंकि ये सिर्फ इमरान सोलंकी की कहानी नहीं है, ये उस राजनीति की कहानी है जहां ताकत जब सवाल बनती है तो जवाब अदालत मांगती है। सियासत का इतिहास गवाह है, लहरें चट्टानों से टकराकर अक्सर वापस लौट जाती हैं। 2017 की वो प्रचंड मोदी लहर जिसमें बड़े बड़े बुर्ज ढह गए, सीसामऊ की दहलीज पर आकर थम गई। 2022 में बीजेपी ने रणनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह को मैदान में उतारा। ध्रुवीकरण की चरम सीमा थी और ब्राह्मण वैश्य समीकरणों की बिसात बिछाई गई, लेकिन सीसामऊ की गलियों ने दिल्ली की धमक पर सोलंकी के भरोसे की मोहर लगा दी। 12,000 वोटों का वो फासला सिर्फ जीत नहीं थी, वो बीजेपी के माइक्रो मैनेजमेंट पर सोलंकी के मैक्रो इंपैक्ट की करारी हार थी। मगर रसूख की चमक अक्सर कानून की खालिक से टकरा जाती है। 2022 की जीत का गुलाल अभी सूखा भी नहीं था कि विवादों का एक काला साया इरफान के पीछे पड़ गया। आईएएस अधिकारी से टकराव हो या फिर डिफेंस कॉलोनी की वो आगजनी, कानून ने ऐसी करवट ली कि 3 बार का विधायक गैंग लीडर बन गया। फर्जी पहचान, गैंगस्टर एक्ट और 7 साल की वो सजा जिसने न सिर्फ विधायकी छीनी बल्कि रसूख को जेल की चहारदीवारी में कैद कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट की दहलीज से लेकर जाजमऊ थाने की फाइलों तक सोलंकी नाम के आगे मुजरिम का ठप्पा लगाने की कोशिशें तेज हो गई। सन्नाटा ऐसा था कि लगा जैसे एक युग का अंत हो चुका है, लेकिन जब किला ढहने लगा तो घर की बुनियाद दीवार बनकर खड़ी हो गई। 2003 में बहू बनकर आई नसीम सोलंकी ने 2024 में न्याय की मशाल थाम ली। उनके आंसू ने सीसामऊ में ऐसा सैलाब पैदा कर दिया कि विरोधियों के सारे समीकरण बह गए। और फिर आई वो तारीख 25 सितंबर 2025। इलाहाबाद हाई कोर्ट की कलम चली और रिहाई का पैगाम आया। जेल का भारी दरवाजा खुला, जंजीरें टूटी और इरफान सोलंकी ने फिर से अपनी जमीन पर कदम रखा। राहत मिली है, रिहाई मिली है, पर क्या इंसाफ मिल गया? कानपुर की गलियों में कभी जिसकी तूती बोलती थी, जिसकी एक आवाज पर हुकूमत के पहिए थम जाते थे, उसी इरफान सोलंकी की किस्मत महाराजगंज जेल की दीवारों में कैद थी, क्योंकि वो सलाखों के पीछे पहुंच गए थे। अदालत ने उन्हें कोई मोहलत नहीं दी थी। दिसंबर 2022 का वो सरेंडर सिर्फ एक शुरुआत थी। किसे पता था कि रसूख का ये पहाड़ ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। 7 साल की सजा ने सिर्फ विधायक की कुर्सी ही नहीं छीनी, बल्कि सीसामऊ के उस किले को भी ढहा दिया जिसे सोलंकी परिवार ने दशकों से सींचा था, वो जिसे अपनी विरासत बताते थे। उम्मीद की एक किरण इलाहाबाद हाईकोर्ट से जागी तो थी जब गैंगस्टर एक्ट में जमानत मिली, लेकिन शायद बुरा वक्त बीत गया। लेकिन कानून के हाथ लंबे भी हैं और सख्त भी। केस रद्द कराने की अर्जी लेकर इरफान जब कोर्ट की दहलीज पर पहुंचे तो हाई कोर्ट ने साफ कह दिया, नो रिलीफ। याचिका खारिज होते ही इंसाफ की तराजू ने इरफान के दावों को हल्का कर दिया। अब भाई रिजवान हो या खुद इरफान, हर तरफ से कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। करीब 20 मुकदमे, 3 साल का जेल का सफर और माथे पर सजा का ठप्पा। इरफान सोलंकी के लिए अब रास्ता सिर्फ कोर्ट की गलियों से होकर ही गुजरता है।
कभी विधानसभा से गुजरने वाली आवाज जो इरफान सोलंकी की थी, अब सिर्फ वो आवाज मुकदमों की फाइलों में दब गई है। क्या ये कद्दावर नेता का सियासी अंत है या फिर अभी भी कोई सुप्रीम दांव बाकी है? फिलहाल तो कानपुर से महाराजगंज तक सिर्फ एक ही चर्चा है, कानून से बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं होता। सियासत के रसूख से सलाखों के पीछे तक समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की कहानी अब अदालती कानूनी दांवपेच में उलझकर रह गई है। दिसंबर 2022 में जिस सरेंडर के साथ यह सिलसिला शुरू हुआ था, उसने जून 2024 में तब बड़ा मोड़ ले लिया जब कानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें आगजनी के मामले में 7 साल की कड़ी सजा सुना दी। इस एक फैसले ने न सिर्फ इरफान को जेल में बनाए रखा बल्कि उनकी विधायकी भी छीन ली। उम्मीद थी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से कोई राहत मिलेगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गैंगस्टर एक्ट में जमानत मिलने के बाद इरफान ने उम्मीद जताई थी कि उनके खिलाफ चल रहे मामलों को रद्द कर दिया जाएगा, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए साफ कर दिया कि उन्हें ट्रायल का सामना करना ही होगा। कोर्ट के इस रुख ने इरफान और उनके भाई रिजवान सोलंकी की मुश्किलों को दोगुना कर दिया, जो खुद इस मामले में सह आरोपी थे। रिकॉर्ड बताते हैं कि सितंबर 2025 तक इरफान पर 18 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके थे। रंगदारी, जमीन कब्जा और फर्जीवाड़े जैसे आरोपों के बीच महाराजगंज जेल ही अब उनका ठिकाना है। एक तरफ सीसामऊ की राजनीतिक जमीन उनके हाथ से फिसल चुकी है, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ही अब उनकी आखिरी उम्मीद बची है। सवाल यही है कि क्या इरफान इस कानूनी चक्रव्यूह से कभी बाहर आ पाएंगे या उनकी सियासी पारी सलाखों के पीछे दम तोड़ देगी। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी नाम ही काफी है। राजनीति और कानूनी विवादों के लिए उनके खिलाफ दर्ज हैं गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे, आगजनी के मुकदमे, ब्लैकमेलिंग के मुकदमे, धमकी और भूम हड़पने जैसे मामले, गंभीर मामले दर्ज। हालांकि कोर्ट ने उन्हें 3 मामलों में निर्दोष करार दिया और 4 मामलों में पुलिस की फाइनल रिपोर्ट भी लग चुकी है, लेकिन बाकी के मामलों में सुनवाई अभी भी जारी है और हर कदम पर कानूनी जंग जारी है। इरफान सोलंकी 2 दिसंबर 2022 से जेल में थे और 30 सितंबर 2025 को वो महाराजगंज जेल से रिहा हुए। कुल 1013 दिन यानी करीब 34 महीने जेल में बिताने के बाद ही हाई कोर्ट की जमानत ने उन्हें आजादी दिलाई। जेल की सलाखें तो खुल गई, लेकिन अदालत और कानून की निगाहें अभी भी उन पर बनी हुई हैं। जेल की सजा का असर उनके राजनीतिक करियर पर भी पड़ा, क्योंकि सजा होते ही विधानसभा सीट की सदस्यता चली गई। सीसामऊ विधानसभा सीट से उनकी विधायकी रद्द हो गई थी, लेकिन राजनीति ने नया मोड़ लिया। नवंबर 2024 में हुए उपचुनाव में उनकी पत्नी नसीम सोलंकी ने जीत दर्ज कर सीट अपने नाम कर ली और जनवरी 2026 तक उनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ। यानी इरफान सोलंकी एक तरफ जेल, गंभीर मुकदमे, अदालतों के चक्कर, हाई कोर्ट में कानूनी जंग, तो दूसरी तरफ परिवार के जरिए राजनीति में पकड़ और सत्ता का असर। ये कहानी सिर्फ कानून की नहीं है, बल्कि सत्ता की, अपराध और राजनीति के बीच की जटिल लड़ाई को दिखाती है। सियासत में कहते हैं कि वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता। जो हाथ कभी जनता का अभिवादन करते थे, उन्हें 1013 दिनों तक जेल की सख्त रोटियां और महाराजगंज की तन्हाई नसीब हुई। 2 दिसंबर 2022 से शुरू हुआ वो अंधेरा सफर 30 सितंबर 2025 की सुबह उजाले में बदला। 34 महीनों का वो वनवास, जिसमें 18 मुकदमों की तपिश थी और अपनों से दूर होने का दर्द। लेकिन जब कानून के तराजू ने 3 मामलों में बेगुनाही की मोहर लगाई, तो सलाखें खुद ब खुद पीछे हट गई। इरफान सलाखों के पीछे थे, खिला सूना था और दुश्मन घात लगाए बैठे थे। लेकिन तभी सीसामऊ की जमीन पर एक नई पटकथा लिखी गई। जिस विरासत को मिटाने की कोशिश हुई, उसमें नसीम सोलंकी ने अपनी ममता और मजबूती से बचा लिया। नवंबर 2024 की वो जीत सिर्फ एक उपचुनाव का नतीजा नहीं थी, बल्कि उस भरोसे की गूंज थी जो सोलंकी नाम के साथ जुड़ाए। 2026 की शुरुआत हुई और सदन में नसीम सोलंकी की मौजूदगी इस बात का सबूत है कि सोलंकी परिवार का सियासी सूरज अभी डूबा नहीं है। जेल के दरवाजे तो खुल गए, लेकिन अदालती गलियारों के दरवाजे अभी बंद नहीं हुए। गैंगस्टर एक्ट की जमानत ने सांस लेने की मोहलत तो दी है, पर आगजनी और जमीन कब्जा जैसे संगीन आरोपों की फाइलें अभी भी मेज पर है। पुलिस की फाइनल रिपोर्ट और 3 मुकदमों में मिली जीत ने इरफान को संजीवनी तो दी है, लेकिन अंतिम फैसला होना भी बाकी है। क्या इरफान सोलंकी अपनी खोई हुई साख पूरी तरह वापस पालेंगे, या फिर नसीम की ये विधायक पारी ही अब इस सियासी खानदान की नई पहचान बनेगी?
दिसंबर की वो कड़कड़ाती रात जब जाजमऊ थाने की स्याही ने एक विधायक का मुकद्दर लिखना शुरू किया, गैंगस्टर। ये कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, गैंगस्टर। ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, उस रसूख पर चोट थी जिसने बरसों तक कानपुर के सीने पर अपनी हुकूमत दर्ज की थी। आरोप लगा कि खादी के पीछे एक ऐसा गैंग है जिसकी करेंसी खौफ है और कारोबार पर कब्जा। भाई रिजवान से लेकर इजराइल आटेवाला तक हर मोहरा पुलिस की बिसात पर ढेर होता गया। महाराजगंज जेल की चारदीवारी 34 महीनों तक उस रसूख की गवाही बनी जो कभी झुकना नहीं चाहता था किसी के सामने भी, वो चाहे कानून हो या जनता। सितंबर की 2 तारीख इलाहाबाद हाईकोर्ट का गलियारा दलीलों की तपिश से जल रहा था। एक तरफ कानून की ढाल लिए इमरान उल्ला की आवाज थी, तो दूसरी तरफ सत्ता की दलीलें लेकर खड़े मनीष गोयल का तीखा प्रहार था। राज्य सरकार अड़ी थी, उनके वकील हर कीमत पर डटे थे कि जो पन्नों में दर्ज है, चार्जशीट में दर्ज है, वही बात होगी। इंसाफ के तराजू पर एक तरफ गैंगस्टर का दाग था तो दूसरी तरफ बेगुनाही की जिरह थी। जब जज ने फैसला सुरक्षित रखा तो जैसे वक्त ही ठहर गया हो। महाराजगंज से कानपुर तक हर धड़कन सिर्फ एक ही सवाल पूछ रही थी, क्या सोलंकी की सल्तनत वाकई में खत्म हो गई या अभी बाकी है? 1013 दिन, ये सिर्फ गिनती नहीं, एक सियासी वनवास था। 30 सितंबर 2025 को जब महाराजगंज जेल की जंजीरें टूटी तो बाहर एक नया मंजर इंतजार कर रहा था। इरफान सोलंकी बाहर थे, पर उनकी कुर्सी पर अब उनकी हमसफर, उनकी पत्नी नसीम सोलंकी का कब्जा था। किला वही था, बस किलेदार बदल गया था। जमानत मिल गई थी, दाग धुले नहीं थे, अभी रिहाई मिल गई थी, पर रिस्क अभी कम नहीं हुआ। गैंगस्टर के टैग ने से आजादी की ये पहली सीढ़ी है, पर मंजिल अभी दूर है, क्योंकि कानून की डायरी में सोलंकी का चैप्टर अभी बंद नहीं है, बस बदला है, क्योंकि सिर्फ अभी बेल मिली है। सियासत की बिसात पर जब गैंगस्टर अपना मोहरा चला तो कानपुर से महाराजगंज तक की जमीन हिल गई। 26 दिसंबर 2022 तारीख गवाह है उस दिन की जब जाजमऊ थाने की एक फाइल ने इरफान सोलंकी के साम्राज्य पर सवालिया निशान लगा दिया। आरोप लगा कि माननीय की मूंछों के टाव के पीछे एक गैंग का शोर है जो खौफ से फायदा और डर से जायदाद बटोरता है। भाई रिजवान से लेकर इजराइल आटेवाला तक रसूखदार नामों की एक लंबी फहरिस्त थी जो एक एक कर सलाखों के पीछे सिमटती चली गई। 2 सितंबर 2025 इलाहाबाद हाई कोर्ट के वो दोपहर जहां इंसाफ और आरोपों के बीच की सीधी टक्कर थी। एक तरफ इमरान उल्ला और विनीत विक्रम की कानूनी ढाल थी तो दूसरी तरफ अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल का तीखा विरोध। राज्य सरकार अड़ी थी कि ये सिर्फ नेता नहीं एक गैंग है। बहस की आंच इतनी तेज थी कि अदालत ने फैसला अपने पास सुरक्षित रख लिया। उस पल सीसामऊ की धड़कनें महाराजगंज जेल की दीवारों से टकरा रही थी। सवाल एक ही था, क्या विधायक जी का वनवास खत्म होगा? और आखिरकार कानून के कलम ने राहत का रास्ता खोल दिया। करीब 34 महीने 1013 दिन और हजारों घंटों का इंतजार। जब हाईकोर्ट ने जमानत पर मोहर लगाई तो सोलंकी परिवार के लिए ये सिर्फ रिहाई नहीं, एक सियासी पुनर्जन्म था। जेल की दीवारों से बाहर इरफान आए हैं, लेकिन विधानसभा की कुर्सी पर अब उनकी हमसफर नसीम सोलंकी का कब्जा है। गैंगस्टर के टैग से जमानत तक का यह सफर अब उस मोड़ पर है जहां बेगुनाही साबित करना इरफान की सबसे बड़ी चुनौती है। रिहाई मिल गई है, लेकिन जंग अब भी बाकी है। उत्तर प्रदेश की सियासत में कुछ चेहरे चुनाव हारते हैं और कुछ चेहरे वक्त से लड़ते हैं। इरफान सोलंकी वक्त से लड़ने वालों में एक ऐसा नाम जो अदालतों में भी गूंजता है और गलियों में भी। कभी आर नगर की पहचान तो कभी सीसामऊ की राजनीति का सबसे गर्म मुद्दा। जब सत्ता हाथ में थी तो ताकत की चर्चा थी, जब सत्ता छीनी तो साजिशों के आरोप लगे। जब जेल के दरवाजे खुले तो कानपुर ने सिर्फ महसूस किया ये कहानी अभी अधूरी है, क्योंकि इरफान सोलंकी किसी पोस्ट का नाम नहीं है, वो एक प्रभाव है, एक डर है, एक दबदबा है। और आज भी उनका नाम आते ही 2 खेमे बन जाते हैं कानपुर के सीसामऊ इलाके में। एक जो उन्हें अपना मानता है और दूसरा जो उन्हें खतरा समझता है। लेकिन राजनीति में सबसे बड़ा डर किसी नेता की ताकत नहीं होती, सबसे बड़ा डर होता है उसकी वापसी। और यही वजह है कि जमानत के बाद कानपुर की राजनीति फिर से करवट ले रही है। हर दल अपने हिसाब से गणित बैठा रहा है, वो चाहे राजनीतिक समीकरण हो, चाहे सियासी समीकरण हो, क्षेत्रीय समीकरण हो, जाति समीकरण हो, धार्मिक समीकरण हो। हर रणनीति में एक ही नाम घूम रहा है, वो है इरफान सोलंकी।
क्या वो खुद मैदान में उतरेंगे? क्योंकि सजा हुई है, तो जब तक सजा वापस नहीं होगी या उस पर स्टे नहीं होगा वो चुनाव नहीं लड़ सकते, या पर्दे के पीछे से मोर्चा संभालेंगे। ये सवाल आज नहीं, आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन एक बात तय है कि जिस परिवार ने 3 दशक तक कानपुर की सियासत को अपनी शर्तों पर चलाया, वो यूं ही इतिहास नहीं बन जाता। मठाधीश में आप देख रहे एक नाम की पूरी कहानी, विरासत, विजय, विवाद और वापसी की आहट। क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ अध्याय कभी बंद नहीं होते, वो बस अगले पन्ने का इंतजार करते हैं। और इरफान सोलंकी भी उसी में से एक था। लेकिन इरफान सोलंकी को यह नहीं पता था कि उत्तर प्रदेश की सत्ता बदल चुकी है और सत्ता का जो ताज है वो योगी आदित्यनाथ, जो एक संत हैं, उनके हाथों में आ गई। और उत्तर प्रदेश में क्राइम पर 0 टॉलरेंस चल रहा है। ऐसे बहुत सारे जो नेता थे, जो पहले अपराधी थे, बाद में नेता बन गए, बहुतों की फाइलें खुली। कुछ तो जमीन पर हैं और कुछ जमीन में जमींदोज हो गए। मठाधीश में हम किसी के पक्ष में नहीं, हम सिर्फ कहानी बताते हैं। विरासत, विवाद और कानून की कसौटी, यही बनी है इरफान सोलंकी की कहानी। वक्त की सुइयां थमी नहीं थी, बल्कि एक बड़े धमाके का इंतजार कर रही थी। 25 सितंबर 2025, वो तारीख जिसने कानपुर की सियासी धड़कनों को हाई कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की दहलीज से जब जमानत का आदेश बाहर आया तो जेल की वो ऊंची दीवारें भी सोलंकी के रसूख के आगे बौनी नजर आने लगी। गैंगस्टर एक्ट का वो शिकंजा जिसने इरफान सोलंकी को सालों तक अपनों से दूर रखा था, आखिरकार हाईकोर्ट की एक कलम ने उसे ढीला कर दिया। सिर्फ इरफान ही नहीं, भाई रिजवान और इजराइल आटेवाला के लिए भी कैद का वो अध्याय फिलहाल के लिए खत्म हो चुका था। मगर रुकिए, क्या ये मुकम्मल आजादी है? जेल का फाटक भले ही खुल गया हो, लेकिन कानून का साया भी इरफान के कदमों के साथ चल रहा है। हाईकोर्ट ने राहत की सांस तो दी, लेकिन क्लीन चिट नहीं। ट्रायल कोर्ट की वो मेज जहां गवाहों के बयान और सबूतों की फाइलें अब भी खुली है, इरफान का इंतजार कर रही है। जमानत सिर्फ एक इंटरवल है, फिल्म का क्लाइमेक्स अभी बाकी है। हर तारीख, हर पेशी और हर दलील ये तय करेगी कि सोलंकी की ये घर वापसी स्थायी है या फिर चंद दिनों की मोहलत। आज कानपुर की सियासत का भूगोल बदल चुका है। जब इरफान जेल गए थे तो वो अकेले नायक थे, लेकिन आज जब वो बाहर आए हैं तो उनके घर में ही सत्ता का एक नया केंद्र स्थापित हो चुका है, विधायक नसीम सोलंकी। अब संघर्ष और सत्ता का एक अनोखा संगम देखने को मिलेगा। एक तरफ कोर्ट की कानूनी लड़ाई तो दूसरी तरफ जनता के बीच अपना खोया हुआ गौरव वापस पाने की चुनौती। इरफान की रिहाई सीसामऊ के लिए सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि एक नए सियासी तूफान का आगाज है। देखना दिलचस्प होगा कि ये सोलंकी साम्राज्य अब किस दिशा में मुड़ता है। तो आज के मठाधीश में हमने आपको इरफान सोलंकी की पूरी कहानी दिखाई, जिन्होंने पिता के सियासत की विरासत संभाली और कानपुर के सीसामऊ के इलाके में अपनी ताकत जमा दी। 1-2 बार नहीं, 3 बार लगातार वो विधायक रहे। लेकिन जब पुलिस ने उनके अपराध की फाइलें खोली, रजिस्टर नंबर 8 खोला, तो गैंगस्टर बना। और इस गैंगस्टर ने इरफान सोलंकी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। जिनके इशारे पर कभी कानपुर में सत्ता चलती थी, जिनके इशारे पर कभी कानपुर में जो ब्यूरोक्रेसी है, जो कानून है, झुकता था, आज उसी कानून के शिकंजे में इरफान सोलंकी आ गए। उन्हें जेल जाना पड़ा क्योंकि उत्तर प्रदेश की सत्ता बदल चुकी थी। योगी आदित्यनाथ उसके मुखिया बन चुके थे और कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। इरफान सोलंकी भले इस बात का आरोप लगाते रहे हों कि यह बदले की कार्रवाई है, लेकिन पुलिस की चार्जशीट में, वो चाहे अपराध के मामले हो, फिरौती के मामले हो, या फिर जमीनों पर कब्जे के मामले हो, बहुत सारे ऐसे मामले थे उनके भाई रिजवान और इरफान पर और उनके एक मित्र पर। गैंगस्टर बना और इसके तहत उन्हें जेल जाना पड़ा। 1000 से अधिक दिन उन्हें जेल में रहना पड़ा, यानी 34 महीने। लेकिन एक कहानी सत्ता की है, दबदबे की है, डर की है, दहशत की है और सत्ता में वापसी की है। भले ही उनकी विधायकी छिन गई और उनकी पत्नी नसीमा सोलंकी विधायक बनी, इरफान जब छूट कर आए तो उस गद्दी पर उनकी पत्नी काबिज हो चुकी थी। अब सवाल यह है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या तब तक इरफान सोलंकी बेदाग साबित हो पाएंगे, सजा पर स्टे हो पाएगा, सजा में बरी हो पाएंगे, चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे, या फिर पर्दे के पीछे से किंग मेकर की कहानी दोहराएंगे या किंग मेकर के रूप में सामने आएंगे। हम हर एपिसोड में, हर अपने मठाधीश के एपिसोड में सियासत और अपराध के कॉकटेल के एक चेहरे को आपके सामने लाते हैं, जनता के सामने लाते हैं, बेनकाब करते हैं, चेहरे से नकाब हटाते हैं। तो आज बस इरफान सोलंकी की कहानी देखिए और अगले एपिसोड में फिर किसी बड़े बाहुबली की, किसी बड़े राजनेता की कहानी हम आपके बीच में लेकर आएंगे, जिसने सत्ता को अपना हथियार बनाया और कानून को अपनी ढाल। नमस्कार।
इस बात का सबर है कि मेरे अल्लाह को हर चीज की खबर है और इंसाफ होके रहेगा।